हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तन्मय क्लासेस। आप सभी लोगों का तन्मय परिवार में स्वागत है। मैं दोस्त मनोज कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि मेरा नाम रीजनिंग में लिखा गया है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगा। फिलहाल दोस्तों जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्ती है इसमें रीजनिंग का कुछ ज़्यादा महत्व है, मतलब ज़्यादा है नहीं, वैसे तो दिया नहीं है इसके सिलेबस में। अगर आता भी है तब देखा जाए, अगर आएगा तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रीजनिंग भी। फिलहाल दोस्तों इसकी रीजनिंग के बाद बचता है आप लोगों का जीएस वाला पोर्शन। दोस्तों जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं जीएस वाला पोर्शन काफ़ी लंबा होता है। ठीक, जीएस वाला पोर्शन काफ़ी लंबा होता है। इसमें बच्चों की काफ़ी शिकायत ये रहती है कि सर इसको पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, कितना इसको याद करें। वैसे भी कहा भी जाता है कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री बहुत बेवफा सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप कितना भी पढ़िए, कितने भी अच्छे से पढ़िए, कुछ समय बाद ये भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपकी लाए हैं हिस्ट्री लाए हैं। आप लोगों को विस्तृत हिस्ट्री बताई जाएगी, कहानी पूरी बताई जाएगी। तथ्य नहीं बताया जाएगा, क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा कि ये लड़ाई इतनी में हुई थी, इसको याद नहीं करना, आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। डिस्क्राइब करने के बाद एक लेक्चर डिस्क्राइब होगा। डिस्क्राइब करने के बाद आपको उस लेक्चर से जितने संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, उस लेक्चर से जितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपको दिया जाएगा। दोस्तों तो तैयार हो जाइए हिस्ट्री पढ़ने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिख भी रहा है कि इंडियन हिस्ट्री है। और दोस्तों राज्य सरकार की भर्ती में जितनी भी राज्य सरकार की वैकेंसी आती है उसमें हिस्ट्री की ज़बरदस्त बोलबाला रहता है। अगर कोई राज्य सरकार की वैकेंसी आती है तो उसमें हिस्ट्री वो भी कौन हिस्ट्री, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी एंशिएंट से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतर आपको मॉडर्न से पूछा जाएगा और मिडुअल से पूछा जाएगा। समझ लीजिए इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर हिस्ट्री से समझ लिया आपको 10 क्वेश्चन आया, अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आया उसमें से आपको 8 क्वेश्चन मेडुअल और मॉडर्न से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, एकदम श्योर मिलेंगे इतने क्वेश्चन। इसके लिए आप निर्भीक हो जाइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी हम लोग को अपलोड करने में। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री। देखिए भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए जैसा कि हम लोगों को एग्जाम पूछा जाता है, उस हिसाब से उस हिसाब से हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। कौन से इंडियन हिस्ट्री कौन से? पहला बांटा जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। तीसरा आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को हम लोग जैसा कि हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि हम लोग एग्जाम में आता है, उस हिसाब से उस कंडीशन से हम लोग हिस्ट्री को कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन से? प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में। तो दोस्तों जो अधिकतर जहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता है आपकी राज्य सरकार की भर्ती में, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपके मध्यकालीन इतिहास से और आधुनिक इतिहास से। दोस्तों अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे इसके पहले या देने वाले हों, तो आप दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा या प्रैक्टिस सेट लेके देखिएगा। आप लोगों को मध्यकालीन से और आधुनिक से क्वेश्चन आपको बराबर मिलेंगे। क्वेश्चन मिलने में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, ये काफ़ी लंबा सिलेबस भी है, ऐसा नहीं है 2 दिन में पढ़ा जा सकता है। काफ़ी लंबा समय सिलेबस भी और काफ़ी समय भी हम लोगों के पास काफ़ी समय है। इसलिए आप लोगों के लिए है
हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए आप दोस्तों एकदम डिस्क्राइब पढ़ेंगे बिलीवर अच्छे से, ठीक। अभी आप लोग देखिएगा, जैसा भी हो हमको कमेंट में बताइए सर हमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास को छोड़ देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। पूरा ऐसी बात नहीं है पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम लोग करेंगे, छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है। लेकिन जस्ट इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग इसको शुरू करेंगे, ठीक। कराया जाएगा उसको भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री, ठीक। मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जैसा कि हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम लोग उसको दो पार्ट, मेडिवल हिस्ट्री को दो पार्टों में विभाजित कर दिए, दो पार्टों में बांट दिए हैं इसको। पहला पार्ट होता है सल्तनत काल, सल्तनत वंश, ठीक। और दूसरा का क्या होता है मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश, ठीक। तो देखिए दोस्तों 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, ठीक। जैसा कि लिखा है सल्तनत काल पढ़ेंगे। उसके बाद 1526 से लेकर 1707 तक, 1526 से 77 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे। मुगल के बाद ही हम लोगों का क्या शुरू हो जाता है, मेडिवल मॉडर्न शुरू हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से हम लोग प्रारंभ होती है, 1206 ईस्वी से, 1206 ईस्वी से प्रारंभ होती है। देखिए हम लोग ईस्वी को क्या लिखते हैं, एडी से हम लोग क्या लिखते हैं, एडी से ईस्वी लिखते हैं, एडी से ईस्वी लिखते हैं। यहाँ पे एडी रहना चाहिए, 1206 एडी से 1506 एडी तक, ठीक। और बीसी से हम लोग क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक। एडी से ईस्वी और बीसी से क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व, ईसा, ठीक। अब देखिए दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक। मेडिवल हिस्ट्री का एकदम आप विस्तृत पढ़ा जाएगा, आप लोग इसके लिए एकदम निश्चित रहिए। और दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे बोलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। जबरदस्त मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं, आप लोग जरूर कुछ रिस्पॉन्स जरूर आएगा, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में, सल्तनत डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी, ठीक। चलिए ठीक है, देखें तो हम लोग जब सल्तनत डायनेस्टी पढ़ते हैं 1206 ईस्वी से पढ़ते हैं, 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ते हैं। कहाँ से, 1206 से। तो दोस्तों देखिए 1206 से शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके और पीछे जाते हैं। कहाँ तक चलते हैं, 712 चलते हैं, 712 में चलते हैं, ठीक। 712 ईस्वी में चलते हैं, देखते हैं 712 ईस्वी में क्या हुआ होता है। देखिए 712 में भारत एकदम शांति अवस्था में था, 712 ईस्वी में भारत एकदम शांति अवस्था में था। भारत में एकदम शांति, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम अच्छे से चल रहा था। इसी के समानांतर जो अरब था, 712 में भारत एकदम शांति अवस्था में था। इसी के समानांतर जो अरब था, अरब में खलीफाओं का शासन था। खलीफा बोलो तो खलीफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिफ। खलीफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिफ। कैलिफ यानी अरब में किसका शासन था, अरब में खलीफाओं का शासन था। जब अरब में खलीफाओं का शासन था, अरब में इस्लामीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। बहुत तेजी से चलने का मतलब कि अरब जो देश था उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा था। वहाँ से दूसरे देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा था। अब बहुत तेजी से इस्लाम धर्म का प्रचार चल रहा था, तो वहाँ जो अरब थे, अरब के राजा थे अल-हज्जाज बिन यूसुफ, जो अरब के राजा थे। दोस्तों चलिए देखें जो अरब के राजा थे, देखिए अरब के जो खलीफा थे अल-हज्जाज बिन यूसुफ, इन्हीं के नेतृत्व में इस्लाम धर्म का इस्लामीकरण की प्रक्रिया अन्य देशों में चल रही थी। इसी समय एक छोटी सी घटना होती है। घटना क्या होती है कि भारत के समुद्री रास्ते से जो ये अरब के खलीफा थे अल-हज्जाज बिन यूसुफ,
अल-हज्जाज बिन यूसुफ जो थे, इनको श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज से भरा कुछ सामान गिफ्ट दिया था। 8 जहाज़ों से भरा कुछ सामान गिफ्ट दिया था। तो ये क्या किए, समुद्री रास्ते से इनका सामान अरब में जा रहा था। अरब में जब इनका समुद्री रास्ते से इनका सामान जा रहा था, तो रास्ते में जैसे ही ये गुजरात के देवल तट के पास पहुंचा, आज के समय में कराची जैसे ही वहाँ पहुंचा, वहाँ पे सी हॉक्स समुद्री लुटेरों ने इनके 8 जहाज़ों को क्या किया, लूट लिया। 8 जहाज़ों को लूटने के बाद 8 जहाज़ लूटने के बाद जब इनके पूरे जो सैनिक जो उसमें जहाज में शामिल थे, उन लोगों को मार दिया गया। जब इसकी सूचना कैलिफ को मिलती है, जब इसकी सूचना अरब के खलीफा अर्थात अल-हज्जाज बिन यूसुफ को मिलती है, तो अल-हज्जाज बिन यूसुफ काफ़ी दुखी होते हैं, वो काफ़ी क्रोध में आ जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत भारत के राजा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जहाँ पे इनकी जहाज लूटी गई थी देवल में, इनकी जहाज जो देवल में लूटी गई थी, देवल कहाँ पे आता था, देवल सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था। किस प्रांत के अंतर्गत आता था, सिंध प्रांत के अंतर्गत। और सिंध के राजा कौन थे, सिंध के राजा थे दाहिर सेन। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। अब देखिए अरब के खलीफा कौन थे, अल-हज्जाज बिन यूसुफ। अरब के खलीफा अल-हज्जाज बिन यूसुफ और इनका जहाज जो लूटा गया था देवल में, देवल किसके अंदर आता था, देवल गुजरात में था। गुजरात का एक तट था, और वो जो गुजरात का जो एक तट था वह किसके अंतर्गत आता था, सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था। किसके, सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था। जब सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था तो सिंध के राजा कौन थे, दाहिर सेन थे। जब इसको पता चला, जब अल-हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि उनकी जहाजी बेड़ों को लूट लिया गया है देवल के पास, तो उन्होंने तुरंत एक सूचना भिजवाया दाहिर सेन के पास। बोला कि देखिए जो ये देवल में जो ये घटना हुई है, मेरे 8 जहाज़ों को आपके समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया है आपके क्षेत्र में, इसके जिम्मेदार आप हैं। यह पूरी घटना आपके क्षेत्र में हुई है, इसलिए इस घटना के जिम्मेदार आप हैं। खैरियत आपकी इसी में है कि जो मेरे 8 जहाज लूटे गए हैं, उन 8 जहाज में जो भी सामान था उसको आप हमको वापस करिए, आप उस पूरे सामान को वापस करिए। उसके बाद जो इस कृत्य में शामिल था, इस कार्य में शामिल था, जितने भी समुद्री लुटेरे इस कार्य में शामिल थे, साथ ही साथ उनका सिर कलम करके हमको दीजिए। ठीक, ये बात जब दाहिर सेन सुनते हैं तो दाहिर सेन कहते हैं, देखो भाई, जो तुम्हारी जहाज लूटी गई है, हमको कुछ पता भी नहीं है कि तुम्हारी कितनी जहाज लूटी गई है और क्या घटना है, वास्तव में जहाज लूटी गई है नहीं लूटी गई है, और किसने लूटा है, वो समुद्री लुटेरे कौन थे, हमको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और हम जो तुम कह रहे हो हम उसको कर भी नहीं सकते हैं। अगर तुम चाहते हो तो आकर के सीधे समुद्री लुटेरों से जंग लड़ लो, जब दाहिर सेन ने इसको जवाब देते हैं अल-हज्जाज बिन यूसुफ को, ऐसा सीधा जवाब देते हैं। अल-हज्जाज बिन जो यूसुफ है वो एकदम क्रोध में आ जाता है। वह क्रोध में आकर के क्या करता है, वो सीधा जो समुद्री लुटेरों से, उसके बाद सिंध के राजा दाहिर सेन से सीधा बदला लेना सोचता है। इस बदला लेने के चक्कर में, फेर में वह कितनी बार आक्रमण करता है, सिंध पर हुई 9 बार आक्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस प्रकार से जवाब मिलता है उसको,
जब इस प्रकार से उसको जवाब मिलता है तो दाहिर सेन के द्वारा अल-हज्जाज बिन यूसुफ को, अल-हज्जाज बिन यूसुफ काफ़ी क्रोध में होता है, काफ़ी गुस्से में होता है और वह ठानता है कि हम इस सिंध के राजा को मार कर रहेंगे। तो वह क्या करता है, कुल 15 बार आक्रमण करता है सिंध पर। कितनी बार आक्रमण करता है? 15 बार सिंध पर आक्रमण करता है। तो सिंध पर कुल कितनी बार आक्रमण करता है? सिंध पर कुल 15 बार आक्रमण करता है। लेकिन 15 बार ये खुद आक्रमण नहीं किया था, 15 बार आक्रमण किया था इसमें ये खुद था और इसके खलीफा भी थे। जैसे ये आक्रमण खुद 15 बार खुद आक्रमण नहीं किया था, जैसे एक बार आक्रमण खुद किया तो फिर किसी खलीफा को भेज दिया, भाई अब तुम जाओ आक्रमण करो। कुल कितनी बार प्रयास किया गया था? कुल 15 बार प्रयास किया गया था। लेकिन 15 बार प्रयास करने के बावजूद यह एकदम पूरी तरह से हताश हो गया, अर्थात इसको लगने लगा कि अब हम लोग सिंध को नहीं जीत पाएंगे, अपना बदला नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या करता है, इसी का एक भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, अल-हज्जाज बिन यूसुफ का एक भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। इन्हीं का एक लड़का था मोहम्मद बिन कासिम। तो वह क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और कहता है, बेटा तुम जाओ और यहाँ पर आक्रमण करो, सिंध पर आक्रमण करो और वहाँ के राजा और समुद्री लुटेरों को दंडित करो। अब बात ये फंसती है कि मोहम्मद बिन अकेले तो जाएगा नहीं। अब फैक्टर ये बता कि इसको कितना सैनिक दिया जाए, सैनिक कितना दिया जाए। उस दूसरी बात कि अल-हज्जाज बिन यूसुफ का ये क्या था, भतीजा के साथ साथ इनका दामाद भी था। ये अल-हज्जाज बिन यूसुफ का ये इनका इसके संबंध भतीजा का तो था ही, साथ में अल-हज्जाज बिन यूसुफ का ये दामाद भी था, सन-इन-लॉ भी था, ठीक, दामाद भी था। तो जब अरब के खलीफा अल-हज्जाज बिन यूसुफ को मोहम्मद कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा जाने लगा तो इसको कितना 400 ऊँट की सैनिक दी गई। कितना? 400 ऊँट वाली सैनिक दिया गया, 400 ऊँट वाली सैनिक दिया गया और 600 पैदल सैनिक दिया गया। 600 पैदल, जब 600 पैदल सैनिक दिया गया, इतना सैनिक लेकर के मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम अब सिंध पर आक्रमण करने जा रहा है। सिंध के राजा कौन थे? सिंध के राजा दाहिर सेन थे। उस समय सिंध भारत के अंतर्गत आता था, ठीक। अब देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम को 400 ऊँट की सैनिक दी गई, उसके बाद 600 पैदल सैनिक, इतने सैनिक लेकर के मोहम्मद बिन कासिम चल दिया है कहाँ पे, और सिंध पर आक्रमण करने चल दिया है। सिंध पर जब आक्रमण करने चल दिया तो देखिए वह कौन सा रास्ता अपना था, किस रास्ते से वह सिंध पर आक्रमण करता है, चलिए देखिए। वह अपने 400 सैनिक को लेकर के सीधे पहले कहाँ पे जाता है, पहले देवल में जाता है, जहाँ पे समुद्री घटना हुई होती है, जहाँ पे उसकी जहाज लूटा गया होता है, जहाँ पे उसकी जहाज लूटा गया था अल-हज्जाज बिन यूसुफ का। सबसे पहले वहाँ कहाँ पे जाता है? देवल पे। देवल से फिर कहाँ जाता है? नेरोन। देवल से कहाँ जाता है? नेरोन। देवल से जाता है नेरोन। नेरोन से कहाँ जाता है? सहबान। नेरोन से सहबान जाता है। नेरोन से सहबान। सहबान से कहाँ जाता है? रोहिणी जाता है। सहबान से कहाँ जाता है? रोहिणी जाता है। अब देखिए, अब ये जो रोहिणी है, इसी रोहिणी नामक स्थान पे दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम का सामना होता है। इसी रोहिणी नामक स्थान पे दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम, अब देखिए जब ये रास्ता अपनाता है, सीधा पहले कहाँ जाता है? मोहम्मद बिन कासिम देवल में जाता है। देवल से कहाँ जाता है? नेरोन से सहबान से जैसे ही रोहिणी में पहुँचता है, तो उसका सामना किससे होता है? उसका सामना होता है सिंध के राजा दाहिर सेन से।
जब सिंध के राजा और दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम दोनों आमने सामने होते हैं, तो यहीं पे दाहिर सेन वाज डिफीटेड बाई मोहम्मद बिन कासिम। यहीं पे दाहिर सेन जो होते हैं वह मोहम्मद बिन कासिम से हार जाते हैं। यहीं पर दाहिर सेन मोहम्मद बिन कासिम से हार जाते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम से हार जाते हैं, देखिए कुल मिलाकर ये समझिए कि दाहिर के साथ छल हुआ। इस युद्ध में कोई भी भारतीय राजा दाहिर सेन का साथ नहीं दिया। जब कोई भी राजा दाहिर सेन का साथ नहीं दिया तो दाहिर सेन क्या हुए, रोहिणी में पराजित हो गए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही हिस्ट्री बनेगा कि सिंध के राजा को मोहम्मद बिन कासिम ने किस जगह पर हराया था। कहाँ पर हराया था? रोहिणी पर हराया था। कहाँ हराया था? रोहिणी में हराया था। अब दोस्तों अब देखिए दाहिर सेन तो यहाँ पे हरा दिया, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन को यहाँ पे हरा दिया। रुकता नहीं है दाहिर सेन, रोहिणी से लौट जाएगा। अब देखिए इसके आगे जाता है, इसके आगे राष्ट्रकूट मिलते हैं। उसको क्या मिलते हैं? राष्ट्रकूट वंश मिलता है। आप देखिए रोहिणी के बाद क्या मिलता है उसको? राष्ट्रकूटों से लड़ते हैं राष्ट्र। अब देखिए रोहिणी के बाद किसको जीतता है? रोहिणी के बाद मुल्तान को जीतता है। रोहिणी के बाद मुल्तान को जीता। मुल्तान के बाद नहीं, मुल्तान नहीं जीता। रोहिणी के बाद ब्राह्मणाबाद जीतता है। रोहिणी के बाद ब्राह्मणाबाद जीता है। ब्राह्मणाबाद के बाद कहाँ आता है? मुल्तान आता है। अब देखिए इसी मुल्तान पर इस मुल्तान पर कौन थे? राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। अब देखिए अब जब वह रोहिणी में दाहिर सेन को हराने के बाद कहाँ जाता है? ब्राह्मणाबाद के बाद फिर मुल्तान। जैसे ही मुल्तान पहुंचता, मुल्तान में कौन से लोग थे? राष्ट्रकूट वंश के लोग थे। तो राष्ट्रकूट वंश काफी विस्तृत साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसको हराना इनके बस मोहम्मद बिन कासिम के बस की बात नहीं थी कि इतने कम सैनिक में राष्ट्रकूटों को हराया जा सके। तो वह क्या करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम राष्ट्रकूटों से लड़ाई लड़ता है। उसके बाद लड़ाई को बीच में रोक कर ही क्या कर लेता है? ट्रीटी कर लेता है। ट्रीटी अर्थात संधि कर लेता है। जब संधि कर लेता है भाई युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लड़ाई ही नहीं रही। जब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम राष्ट्रकूटों से संधि करके वापस लौट जाता है। कहाँ पे? अरब में। अब देखिए ऐसे नहीं लौटता है। जब यहाँ पे आता है राष्ट्रकूटों से संधि करता है तो सबसे पहले काम क्या करता है? जो दाहिर सेन थे, दाहिर सेन के पूरे परिवार को दास बना करके कहाँ ले आता है? अरब में। कहा जाता है कि इनकी 2 पुत्रियां भी थी। दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री थी उनकी दाहिर सेन की 2 पुत्री थी। उनको भी दासी बना करके कहाँ ले, किसके पास ले आ जाता है? दाहिर से यहाँ अरब के राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ के पास ले आया जाता है। उसमें जो वहाँ के दाहिर सेन की 2 पुत्रियाँ, एक सूर्यामल थी, 2 कोई पुत्रियाँ थी, हमको नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, उनकी 2 पुत्रियाँ थी, उनको दासी बना करके अल-हज्जाज बिन यूसुफ को क्या किया जाता है? सौंप दिया जाता है। जब अल-हज्जाज बिन यूसुफ को सौंप दिया जाता है तो यही अल-हज्जाज बिन यूसुफ जब यहाँ पे आती हैं अरब में, इन्हीं दोनों पुत्रियाँ, दाहिर सेन की 2 पुत्रियाँ षड्यंत्र करके मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा देती। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाने के बाद एक मृत बैल के खाल में लपेट करके इसकी लाश को अरब की ओर ले जाने लगती हैं। जब अरब की ओर ले जाने लगती हैं तो वहीं रास्ते में ही इस मोहम्मद बिन कासिम के शरीर में कीड़े पड़ जाता है, सड़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उसकी लाश को नहीं ले आ पाती हैं। तो ये क्या, जब इस पूरी घटना का पता चला अरब के राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ को, तो अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने इनकी लड़कियों को भी सजाए मौत दिया, अर्थात मृत्युदंड दिया। ठीक। तो दोस्तों तब देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा? इतना हिस्ट्री बताया किस लिए गया? ये लिखा इसलिए गया क्योंकि देखिए
जब मोहम्मद बिन कासिम के साथ इतनी घटना हुई, मोहम्मद बिन कासिम के साथ इतनी घटना हुई, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लिया था और अपने जीते गए क्षेत्रों पर, कहाँ पे, देवल, नेरोन, सहबान, रोहिणी, ब्राह्मणवाद और मुल्तान, ये पहले ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, जहाँ पर जजिया कर लगाया गया था, अर्थात जजिया कर क्यों लगाया गया था, क्योंकि देखिए इस स्थान पर उन लोगों से कहा गया कि देखिए अगर आप लोग मुस्लिम धर्म को, या तो आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए, अगर आप लोग मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं तो आप लोगों को जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, अर्थात अगर आप लोग मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते हैं तो आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जजिया कर देना पड़ेगा। तब देखिए क्वेश्चन निकल के आया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जजिया कर कौन लागू किया था, जजिया कर कौन लगाया है, बताइए आप लोग, जजिया कर लगाया है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था, सिंध पर लगाया गया था। आज का वर्तमान समय कहाँ पे है, कराची पाकिस्तान में है, ठीक। तो जजिया का सबसे पहले कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किस स्थान पर लगाया था, देवल में लगाया था, नेरोन में, सहबान में, रोहिणी में, ब्राह्मणवाद और मुल्तान में, कितने स्थानों पर सबसे पहले जजिया कर। देखिए जजिया कर होता क्या है, जजिया कर होता ये है कि देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इन क्षेत्रों को जीत लिया, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया कि अगर देखिए अगर आप लोग मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते हैं, तो आप लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा कर लगाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जजिया कर कहते हैं। क्या कहते हैं, जजिया कर। यही हमारा जजिया कर है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, कौन किया था आक्रमण, जो मोहम्मद बिन कासिम था, यही था। मोहम्मद बिन कासिम नहीं, जो अल हज्जाज बिन यूसुफ ने पहला आक्रमण किया था, 15 बार प्रयास किया था, 712 से ही प्रयास कर रहा था, और लगभग आते 900 तक सिंध प्रांत को जीत लेता है। जब सिंध प्रांत को जीत लेता है तो दोस्तों देखिए यहीं से भारत में मुस्लिमों का पदार्पण शुरू होता है, अर्थात अब धीरे धीरे मुस्लिम यहाँ पे आगे आने लगते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें कैसे कैसे पूछा जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है, भारत में सबसे पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ था, 712 ईस्वी में किया था। कहाँ के लोगों ने किया था, अरब के खलीफाओं ने किया था, और दोस्तों दूसरी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि जजिया कर। यहाँ पर हम लोग समझ गए जजिया कर क्या होता है। देखिए जजिया कर आपको पूरे मेडिकल हिस्ट्री में मिलेगा, बराबर, और काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये पूरी कहानी इसलिए बताई गई, जजिया कर के लिए बताई गई। अगर आप लोग इस कहानी को अच्छे से सुने होंगे, हमको नहीं लगता आपके दिमाग से कभी जजिया कर निकल भी सकता है कि जजिया कर को कौन लगाया था। जजिया कर को कौन लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था, सिंध में लगाया गया था, ठीक। अब देखिए ये राष्ट्रकूट से ट्रीटी करके लौट गया था, अर्थात राष्ट्रकूट में राष्ट्रकूटों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया गया था। किसके ऊपर लगाया गया था, यहाँ इस प्रांत के अंदर जो भी गैर मुस्लिम लोग थे उन्हीं के ऊपर जजिया कर लगाया गया था। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में भारत पे कैसे मुस्लिम लोग आक्रमण करते हैं, कैसे धीरे धीरे आक्रमण बढ़ाते हैं अपना। अब देखिए अब 712 से लेकर के 900 तक के खूब आक्रमण हुए, मतलब कि इतने भयानक आक्रमण हुए कि उसमें भारत के राजा, सिंध के राजा दाहिर से अपने आप को संभाल नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि दाहिर से उनको हरा करके सिंध को अपने कब्जे में ले लिया है, अर्थात इन स्थानों पर वह क्या लगा दिया, टैक्स। यहाँ अब इन स्थानों से वह टैक्स लेकर के कहाँ भेजने लगा है, अरब में भेजने लगा। जब इस पूरी घटना को अरब की मुस्लिमों को पता चलती है,
जानते हैं वो लोग को यहीं से पता चलता है भारत में कितनी धन संपदा है। ठीक, यहीं से भाई अब देखिए आगे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम लोग भारत पर धीरे धीरे अपना पदार्पण करते हैं और कैसे आक्रमण करते हैं। ठीक दोस्तों, तो बस आज इतना ही। आगे के लेक्चर में अब हम आप लोगों को बताएंगे दूसरे लेक्चर में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए आप लोग जब शेयर करेंगे तो हम लोगों का भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी थोड़ी आएगी। क्योंकि देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि हम लोगों से आपसे पैसा लिया गया है पढ़ने के लिए। अगर हम लोग एकदम फ्री में आपसे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी जानकारी दिया जा रहा है, आप लोग भी प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और उनसे बोलिए कि ये तन्मय क्लासेस का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको आने वाली अभी तो हमारी नोटिफिकेशन नहीं आए, इसलिए अभी आप लोग ढेर लोग सुस्त पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये क्लास हम लोग की बहुत कारगर साबित होगी। जीएस में मैं बता रहा हूँ 70% ट्यूशन फंसने की चांस है हम लोग क्लास के नोट्स से। और यहाँ पे आप लोग मैथ और साइंस, हिंदी आप लोग इतना रिवीजन कराया जाएगा। यही चीज़ अभी आपको विस्तृत में पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, समय आएगा, एक 60 रिवीजन भी करवाया जाएगा। कम से कम ये आप समझ लीजिए 4 से 5 बार आप लोगों को कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखते हैं तो एकदम रटा जाएगा, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जजिया कर क्या होता है और जजिया कर लगाया कहाँ गया था और जजिया कर किसने लगाया था, ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों बस यही है कि आप लोग चैनल को देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि तन्मय क्लासेस, इसमें UP-SSC का बैच लाया ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर, तो आप लोग इसको सपोर्ट करिए, चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।